नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, खुशखबरी है देश के लिए। जी हां, मीराबाई चानू के बाद पूरे देश को अगले पदक का बेसब्री से इंतजार था और आखिरकार वो समय आ गया। विश्व की नंबर 1 शटलर पीवी संधू ने कड़ी मेहनत के बाद देश के हिस्से में एक और पदक डाल दिया है। देश को इस महान उपलब्धि के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मातृशक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश की ख्याति लब्ध शटलर पीवी संधू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतकर वैश्विक क्षितिज पर मां भारती को गौरवानुभूति दी है। हार्दिक बधाई। तो बेहद खास दिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लिए भी। पीवी सिंधु ने दूसरा पदक देश के नाम किया। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। अमित शाह ने लखनऊ पहुंचकर फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया, विंध्याचल गए, विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए, भूमि पूजन करते नजर आए, शिलान्यास किया और साथ में काशी विश्वनाथ भी पहुंचे। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए और साथ में विपक्षियों पर धुआंधार निशाना साधा है। देखिए। उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, तो वहीं भाजपा भी योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास से सियासी समीकरणों को फाइनल टच देने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत माता की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इनके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह की बारी आई है। आज शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज सुबह अमित शाह देश की राजधानी दिल्ली से प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंग वस्त्र भेंट करते हुए किया। तो वहीं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन के अलावा कई बड़े नेता गुलाब का फूल लेकर उनका स्वागत करते नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से सीधा लखनऊ के पिपरसंड पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास और भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन करने के बाद अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान अमित शाह ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ करी, बल्कि विपक्षी खेमे को अपने उद्घोष के हुंकार से जंग की घड़ी की गुहार दी है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, लखनऊ वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? यूपी में जिनको सरकार बनाने के सपन आ रहे हैं, उनके कान तक ये आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम। शाह की सह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षियों पर हमला बोला। बीजेपी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चुनावी रण में उतरना चाहती है, क्योंकि पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री भी कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जिससे 2022 के लिए विजन लगभग क्लियर नजर आता है। अमित शाह जनसभा को संबोधित करने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हालचाल जानने पीजीआई पहुंचे। यहां उन्होंने उनका हाल जाना। इसके बाद गृह मंत्री मिर्जापुर रवाना हो गए।
लखनऊ में विपक्ष को ललकारने के बाद अमित शाह सीएम योगी के साथ मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने 288 करोड़ की 90 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और लोकार्पण भी। मिर्जापुर में गृह मंत्री ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने के बाद विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया और रोपवे का लोकार्पण। उन्होंने मिर्जापुर को 288 करोड़ की 90 योजनाओं की सौगात दी है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर को सौगात देने के बाद गृह मंत्री वाराणसी रवाना हो गए, जहां वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। खैर, ये तो तय है कि काशी में पीएम मोदी के चुनावी यलगार के बाद लगातार सूबे में आला कमान के आने का सिलसिला जारी है, जो इस बात की तरफ साफ संकेत है कि चुनावी जमीन तैयार करना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का उद्घाटन किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता संजीव कपासिया ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत करी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। बहुत बड़ा कदम है। अपराधी जो भी बचने के रास्ते निकालेंगे उनको बचने नहीं दिया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक बहुत बड़ा यह सेंटर स्थापित हुआ। इसका बहुत बड़ा परिणाम, दूरगामी परिणाम होगा। और उत्तर प्रदेश चूंकि दुनिया के सबसे बड़े राज्य के रूप में जाना जाता है। ये सब आप पिछड़ों के बड़े नेता है, लगातार विपक्ष पिछड़ों के उपेक्षा का आरोप लगाता रहा है। क्या 2022 में साथ रहे? जिन्होंने पिछड़ों की उपेक्षा किया है उनके मुंह से यह बात शोभा नहीं देती। ये थे केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और दोबारा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं इस दौरान डीजीपी मुकुल गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के उद्घाटन पर प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली में और विश्वसनीयता में मील का पत्थर बताया है। सुनिए। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का उद्घाटन किया है। इससे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल हैं। सर, इससे बेहतर पुलिसिंग, स्मार्ट पुलिसिंग में फायदा मिलेगा? इससे बहुत ही एक जो हमारी जहां हमारी कमी होती है पुलिस की, जो विवेचना होती है, अगर विवेचना ठीक से नहीं हो किसी अपराध की तो उसमें फिर जाके न्यायालय में फिर कन्विक्शन नहीं हो पाता और अपराधी छूट जाता है। जो ये एक फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट बना है, इसमें एक बहुत ही आमूलचूल एक परिवर्तन आएगा। हमारे जो विवेचक हैं उनको साइंटिफिक एड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन मिलेंगे, उनकी गुणवत्ता जो विवेचना की है वो इम्प्रूव होगी और इससे कन्विक्शन रेट अच्छा होगा और ओवरऑल फिर जो है हमारा जो अपराध है, जो अपराधी जब दंड मिलेगा तो जाहिर है कि क्राइम फिर कंट्रोल में रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको भी बढ़ावा मिलेगा इससे? बिल्कुल। इसमें जो हमारे अपराधी पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ हम लोग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि फिर वो बिहाइंड द बार्स रहें और सजा मिले उनको। सर, अलग सवाल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलग अलग मंदिरों को उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं, इसको किस तरीके से देख सकते हैं? इसमें ये एक गंभीर मामला है, इसको लखनऊ पुलिस भी गंभीरता से ले रही है और यूपी एटीएस ने भी इसका संज्ञान लिया है और उसमें हम लोग जांच करके फिर कार्रवाई करेंगे। बेहतर पुलिसिंग, स्मार्ट पुलिसिंग के लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास? देखिए, इसमें स्मार्ट पुलिसिंग के लिए जैसे आज तो हम लोग वैज्ञानिक पद्धति को अलग अलग फील्ड में एम्प्लॉय करने की हम लोग सोच रहे हैं, उसी का ये एक पहला कदम है जो कि यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का उद्घाटन हुआ। इसके अलावा भी 1090, 112 और हमारे जितने साइबर क्राइम है उस पर भी हम लोग शीघ्र ही और अधिक संसाधन के साथ में उसको टैकल करने के लिए कटिबद्ध होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में माफियाओं के सफाई की बात करते हैं, तो क्या यह अभियान आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। जो भी अपराधी है जो माफिया के स्तर में आता है उसको उसके खिलाफ सबूत जुटा के पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से ये जो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, इससे पुलिस की जो
बेहतर पुलिसिंग है, स्मार्ट पुलिसिंग है और विवेचना में मील का पत्थर साबित होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज को लेकर के क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी हैं। सर, आज फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का उद्घाटन हुआ है सर, तो उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया मील का पत्थर। जी बिल्कुल, फॉरेंसिक साइंस का एरिया बहुत मजबूत एरिया है। इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है। ये कमी जो है, जो महसूस की जा रही थी, अब इसका नया इंस्टीट्यूशन माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है। हम इसको एफिलिएट करेंगे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ। इसको जो है साइबर क्राइम के एरिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में, डीएनए और डीएनए रिसर्च के एरिया में, और जितने भी अग्रणी एरियाज है पुलिस के रिसर्च के, ये यहाँ शुरू करेंगे। ये काम अगले 60 दिन में हम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि 18 महीने में इस काम को सुनिश्चित करें और इस मजबूत यूनिवर्सिटी से जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी प्रदेश में टुवर्ड्स क्राइम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसको सुनिश्चित करें। सर, इससे बेहतर पुलिसिंग और स्मार्ट पुलिसिंग की जो बात होती थी, उसमें बढ़ावा मिलेगा? उसमें बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा और इससे जो है कोशिश हमारी होगी कि कहीं भी फॉरेंसिक के एरिया में जहां सालों लगते हैं सैंपल्स की टेस्टिंग में, वहां काफी कम समय लगेगा और टाइम से इन्वेस्टिगेशन। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के एरिया पे काफी काम हुआ है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो कई मंदिरों मिल रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, आपने खुद ही देखा होगा कि हमारी एटीएस ने बहुत मजबूती से काम किया और वो मजबूती से काम करेगी। कहीं भी ऐसी कोई बात होगी तो उसको जड़ तक जाएंगे, गंभीरता से लेंगे और कार्रवाई। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में तमाम नए हाईवेज बन रहे हैं सर, कब तक चालू होगा पूर्वांचल? जल्दी चालू होगा। इसी महीने हमारी कोशिश है कि उसका मेन एक्सप्रेसवे का मेन वो चालू हो जाए। बरसात का मौसम है, थोड़ा सा समय केवल इसलिए लग रहा है, लेकिन लगभग 95% ज्यादा तैयार है, बहुत जल्दी चालू होने वाला है। थैंक यू। ये थे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए ये साइंसेज ऑफ इंस्टीट्यूट मील का पत्थर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। अलीगंज के हनुमान मंदिर के बाद मनकामेश्वर मंदिर को भी धमकी भरा पत्र मिला है। ये धमकी मंदिर प्रबंधन को रजिस्टर्ड डाक के जरिए मिली। इस पत्र में मनकामेश्वर मंदिर को 15 अगस्त से पहले बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस पूरे मामले की महंत दिव्या गिरी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने मंदिर परिसर की तफ्तीश भी करी है। आपको बता दें कि कल अलीगंज हनुमान मंदिर को भी ऐसा ही पत्र भेजा गया था, जिसके बाद प्रमुख मंदिरों, आरएसएस कार्यालयों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वहीं इस पत्र में आतंकियों को छोड़ने का जिक्र है, जिसके बाद राजधानी में खुफिया विभाग अलर्ट मोड पर है। कहीं भी आप हो, आप अपनी सुरक्षा अपने आप करें, स्वयं करें। पुलिस घर भी अगर पहुंच जाए तो भी आपको सुरक्षित नहीं कर सकती, तो पुलिस से हम बिल्कुल भी बाहर नहीं दे सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा अपने आप करे और अन्य धर्म के लोगों से एक सलाह रहेगी कि अगर हमारे उपासना स्थल नहीं बचते हैं तो आपके भी आगे नहीं बचने पाएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से अनूप हमारे साथ में मौजूद है। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? लगातार दूसरे दिन धमकी भरा पत्र अलीगंज हनुमान मंदिर और इसके बाद मनकामेश्वर मंदिर। देखिए पूजा, लखनऊ में इस समय लेटर बम जारी है, क्योंकि जिस तरीके से अलीगंज हनुमान मंदिर में एक धमकी भरा पत्र मिलता है और दूसरे दिन मनकामेश्वर वो मंदिर है पूजा कि लखनऊ के साथ साथ आसपास के जिले के लोग आते हैं और खासकर सावन का महीना है, कल सोमवार दूसरा है, ऐसे में भीड़ कहीं न कहीं मनकामेश्वर मंदिर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ सुविधाएं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बढ़ाई गई हैं। जब से धमकी भरा पत्र मिला है, ऊपर सीसीटीवी कैमरे आप देख सकते हैं किस तरीके से लगाया गया है और साथ ही साथ पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस के साथ पीएससी बल तैनात कर दिया गया है। मंदिर के चारों तरफ पीएससी का पहरा है। लगातार जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और मंदिर के प्रवेश द्वार में मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, यानी कोई भी अंदर अगर संदिग्ध वस्तु जाती है तो यहाँ पर इसकी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ जो सोशल यहाँ पर जो सर्विलांस की यहाँ पर टीम लगी हुई है, जो कैमरेज लगे हैं वहां पर चेकिंग लगातार निगरानी की जा रही है। मंदिर के अंदर का नजारा पूजा आपको दिखाना चाहें, क्योंकि शाम का वक्त है, कल सोमवार है, ऐसे में भीड़ बढ़ जाती है।
लगातार जिस तरीके से कोशिश की जा रही मंदिर प्रशासन की भी तरफ से कि ज्यादा भीड़ न बढ़े, ऑनलाइन सुविधा सब कुछ है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से धमकी भरा पत्र मिला है, कहीं न कहीं पुलिस विभाग के सामने भी चुनौती भी है। और दूसरी बात, जिस तरीके से पिछली जो लखनऊ में जिस तरीके से आपने देखा होगा, चाहे बात करें कि जो संदिग्ध अलकायदा के कायदे के साथी पकड़े गए थे, यानी कहीं न कहीं पुलिस भी उत्तर प्रदेश की बहुत ही बहादुर है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से धमकी भरा पत्र मिला, उसका जवाब भी आपने देखा होगा किस तरीके से दिव्यगिरी जो महंत है उन्होंने दिया है। शाम का समय है, मंदिर के कपाट इस समय बंद हैं, भक्त लगातार लाइन में लगे हैं कि मंदिर का कपाट खुलेगा और वो भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं उनको भी कहीं न कहीं इस पे लगाया गया है कि जिस तरीके से धमकी भरा पत्र मिला। लखनऊ में दूसरी वारदात है, पुलिस उसकी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं लग पाया है ये जो रजिस्टर्ड डाक है कहां से आ रहे हैं और इसके पीछे कौन है, क्या कोई शरारती बिल्कुल अनूप, लगातार आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन मनकामेश्वर मंदिर में इस तरीके का पत्र भेजा गया है। वाकई स्थिति चिंताजनक है और अब जरूरत है कि सख्ती से इस पर कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बसपा विधायक सुखदेव राजभर के राजनीतिक संन्यास लेने पर और अपने बेटे को सपा में जल्द शामिल करने पर बागी विधायक असलम रायनी ने प्रतिक्रिया दी है। और सुखदेव राजभर को धन्यवाद देते हुए असलम रायनी ने बसपा पर निशाना साधा और कहा कि काशीराम जी के समय के पुराने नेताओं को बसपा ने पार्टी से निकालकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया है, जिसके बाद बसपा अपने मिशन से भटक चुकी है। तो वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का सर्व समाज इस समय समाजवादी पार्टी के लिए अपना मन बना चुका है और पूर्ण रूप से अखिलेश यादव के साथ है। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी विधायक को माननीय बहन जी ने निकाला है सतीश चंद्र मिश्रा जी के इशारे पर, उनके सपनों को आने वाले दिन में माननीय अखिलेश यादव जी उसको पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। और ये जनता, हमारे दलित समाज के लोग जो अभी आपका और पूरे चैनल के माध्यम से वो ताली बजा करके इस चीज को वो स्वागत करेंगे कि उन्होंने जो माननीय अखिलेश जी ने कहा है आज कई महीनों से, वो दलितों के मसीहा बनेंगे। आने वाले समय में हर दलित समाज के वो मसीहा बनने जा रहे हैं। सारे दलित समाज के लोग इस बार माननीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट में राष्ट्रीय कैडेट कोर के अपर महानिदेशक रहे मेजर जनरल स्वर्गीय केजे बाबू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना करी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर जनरल श्री केजे बाबू ने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में लगा दिया। राष्ट्रीय कैडेट कोर में भी उन्होंने सेवा के दौरान सराहनीय कार्य किए हैं। बड़ा दुखद क्षण है। मेजर जनरल बाबू जिनका असमय जो है निधन हो गया, असमय जो है वो हमारे बीच से चले गए। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भर देश के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर रहकर देश की सेवा की है, कैडेट्स के बीच में काम किया है। बहुत सारे उनको प्रशस्ति पत्र मिले हैं। मैं पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से ब्रिगेडियर बाबू को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। राज्य मौसम केंद्र ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट रहने की सलाह दी है। आपको बता दें, मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक कुमाऊं मंडल में भारी बारिश हो सकती है, जबकि 4 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक गढ़वाड़ मंडल में भारी बारिश की चेतावनी है। साथ ही मौसम निदेशक ने कहा कि लोगों को पहाड़ों में सतर्क रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हो सकता है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 अगस्त हो गई है और आज आप देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड में जो बारिश की एक्टिविटी है पिछले 24 घंटे में वो अच्छी मिली है, खासकर कुमाऊं क्षेत्र में, और गढ़वाल में भी जो है लाइट मॉडरेट एक्टिविटी हो रही है। आज से लेके 1 तारीख से लेके अगर 5 तारीख तक की बात करें, ये 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान, तो आज
बात करें तो अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश जो है वो मिलेगी प्रदेश में। जहाँ तक भारी बारिश की बात है आज जो है तो कुमाऊं क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, खासकर पिथौरागढ़, बागेश्वर या फिर नैनीताल, चंपावत और इधर गढ़वाल की बात करें तो इसमें जो है पौड़ी, देहरादून, इनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स जो है आज भी मिलने की संभावना है। तो उत्तराखंड बीजेपी का ओबीसी मोर्चा इस समय उत्तराखंड के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर केंद्र की मोदी सरकार का धन्यवाद दे रहा है। राजधानी देहरादून में भी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ओबीसी मोर्चा की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मोदी सरकार का धन्यवाद भी दिया है और साथ में विपक्ष पर निशाना भी साधा है। ओबीसी वर्ग की विशेष रूप से जो मैं चर्चा करूं तो पहली सरकार 70 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की है, जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इससे पहले संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, अर्थात आयोग की भूमिका केवल सुझाव देने की थी। अब आयोग निर्णय लेकर कार्रवाई करने की स्थिति में है, उसको संवैधानिक दर्जा मिला है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए अभी जैसा कि बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों पर ही 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के नौजवानों को मिला है। वहीं वैश्विक महामारी कोविड-19 की तीसरी लहर के आने से पहले 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बचाने के लिहाज से स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी शंभू कुमार झा ने बताया कि पूरी स्टेट के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिसके चलते संक्रमण की थर्ड वेव आने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं, जिससे कि थर्ड वेव होने से पहले ही जो है काफी हद तक बचाया जा सके। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इसमें बच्चों की उम्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 0 से 1 यानी कि नवजात बच्चे से लेकर 1 साल की उम्र तक के बच्चे और 1 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र तक के बच्चे। तो वहीं तीसरे ग्रुप में 10 साल से 18 साल के बच्चों को कैटेगराइज किया गया है, जिसके लिए दवाओं की खरीदी भी की जा चुकी है, जिसमें दवाएं, ड्रॉप, टैबलेट और सिरप तीनों ही तौर पर दी जाएंगी दवाएं। रुद्रपुर से काठगोदाम के बीच बनने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पिछले 3 सालों से खस्ता हाल बना हुआ है। आलम यह कि 3 सालों से निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है, जिस वजह से आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। हाईवे के अधूरे निर्माण के चलते जगह जगह हाईवे खस्ता हाल हो चुका है। बड़े बड़े गड्ढों के चलते वाहनों का चलना दुश्वार है। लोग जिंदगी हथेली पर लेकर चल रहे हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।